हम सभी अपनी लाइफ में डेथ के बारे में कभी न कभी ज़रूर सोचते हैं और मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। हम जो भी हैं या हम जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए है। अक्सर लोग डेथ को इग्नोर करके जीना चाहते हैं, वो इसके बारे में बात करने को अपशगुन मानते हैं। पर मृत्यु जो जीवन का अंतिम सत्य है वो अपशगुन कैसे हो सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ब्रोनी वेयर की बुक द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ लाइफ। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि जब इंसान अपने लास्ट टाइम में होता है, जब उसे पता होता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तब उस वक्त उसके मन में कौन से ऐसे टॉप 5 रिग्रेट्स रह जाते हैं। अगर हमारे पास डेथ को एक्सेप्ट करने का, उसको फेस करने का साहस होगा तो हम अपनी प्रायोरिटीज़ पहले से ही तय कर लेंगे। फिर हमें अपनी ईगो या दूसरों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये चीज़ हमारी लाइफ में सेटिस्फैक्शन लेके आएगा। ब्रोनी वेयर अपने 9 to 5 वाले जॉब से तंग आ गई थी। ये जॉब बहुत सारे लोगों को पसंद थी, पर ये जॉब उनकी लाइफ में कोई स्पार्क लेकर नहीं आ रहा था। तो वो ऑस्ट्रेलिया के गांव में जाकर रहने लगी। वहाँ उन्हें जो भी काम मिलता वो उस काम को करती। कभी कभी उनकी सिचुएशन ये हो जाती कि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, सर पे छत नहीं होता, और कभी कभी वो इस चीज़ से चिढ़ जाती कि वो बार बार खुद को ऐसी सिचुएशन में क्यों डाल देती हैं। पर इंटरनली उन्हें पता था कि वो एक नोमैडिक लाइफस्टाइल जीना पसंद करती थी, और जब वो ऐसे सिचुएशन को फेस कर से उससे बाहर निकलती तो ये उनके अंदर के डर को भी ख़त्म कर देता। इसी बीच ऑथर को एक नर्स की जॉब मिल जाती है। उन्हें ऐसे लोगों का केयर टेकर बनाया जाता है जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें पता था कि उनकी मौत जल्दी ही होने वाली है। ऑथर जिस भी पेशेंट के पास जाती तो वो उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करती, और कहीं ना कहीं वो हर पेशेंट से इमोशनली अटैच भी हो जाती। ऑथर ने बताया कि उन पेशेंट में से सबसे पहला और सबसे ज़्यादा रिग्रेट जो लोगों के मन में था वो ये था कि काश वो दूसरों के एक्सपेक्टेशन से हटकर अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी पाते। जैसे रैंचो फरान को 3 इडियट्स में समझाता है कि अगर तुमने आज हिम्मत नहीं की तो कल तुम जब बूढ़े होकर किसी अस्पताल में पड़े होगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, मैं थोड़ी सी हिम्मत कर लेता तो मेरी लाइफ कुछ और हो सकती थी। ऑथर की एक पेशेंट थी ग्रेस, जो अपनी 80s की एज में थी। वो इतनी बीमार हो चुकी थी कि खुद बिना किसी सहारे से उठ भी नहीं सकती थी। ग्रेस के हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग और टायरेंट पर्सनालिटी के थे, जिन्होंने उनकी पूरी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर दिया था। ग्रेस हमेशा ये सोचती थी कि किसी दिन उनके अंदर इतनी करेज आएगी कि वो इंडिपेंडेंटली रह पाएंगी, और जब वो लास्ट टाइम में थी तो अब इन सब चीज़ों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेस हमेशा ये बात सोचकर अग्रेसिव हो जाती कि क्यों वो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर नहीं जी पाई। वो शादी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि वो शादी को एक खूबसूरत रिश्ता मानती थी, और वो सोचती थी कि शादी 2 लोगों को साथ में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देता है। पर वो समाज की सोच के खिलाफ थी जो ये सोचता है कि अगर 2 लोगों ने शादी कर ली है तो उन्हें पूरी ज़िंदगी किसी तरह भी साथ रहना ही पड़ेगा। बस इसी सोच की वजह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे इंसान के ऊपर खर्च कर दी जिसे उनके प्यार की कोई वैल्यू नहीं थी, और अब डेथ बेड में उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ पे, अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ को क्यों नहीं जिया। दूसरा रिग्रेट जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में होता है वो ये होता है कि काश उन्होंने इतना मेहनत नहीं किया होता। ऑथर अपने एक पेशेंट के बारे में बताते हैं जिनका नाम था जॉन। जॉन ने अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमाया था। उनकी वाइफ मार्गरेट उन्हें हमेशा रिटायर होने के लिए कहती, पर जॉन को लगता कि हो सकता है उन्हें आगे और पैसों की ज़रूरत पड़े, उन्हें शायद घर लेना हो या कुछ और करना हो, इसलिए वो अपनी वाइफ की रिटायरमेंट की बात को हमेशा टाल देते थे। ऐसे ही धीरे धीरे 15 साल और गुजर गए। एक दिन उनकी वाइफ उनके पास रोते हुए आई और उन्हें रिटायर होने के लिए कहने लगी। जॉन को रियलाइज़ हुआ कि उनकी वाइफ को उनकी ज़रूरत है। अब वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं, उनकी वाइफ उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। जॉन अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे एक डील क्लोज करनी है, तुमने जैसे मेरा इतने साल इंतज़ार किया, बस 1 साल और इंतज़ार कर लो। मार्गरेट बहुत खुश हो जाती हैं और वो ट्रैवल एजेंट से बात करने लगती हैं, वो अपने घूमने के प्लान्स बनाती हैं। अब जॉन जब भी डिनर टेबल पे आते तो मार्गरेट उन्हें एक नए प्लान के बारे में बताती। जॉन भी अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं, पर अभी जॉन को रिटायरमेंट की बात एक्सेप्ट किए 4 महीने ही बीते थे। अभी भी 8 महीने बीतने और बाकी थे। तभी मार्गरेट की तबीयत ख़राब हो जाती है और उनकी 2 महीने में ही मौत हो जाती है। और जॉन अब जब अपने लास्ट टाइम में थे तो उन्हें हमेशा इस बात का रिग्रेट रहता
कि काश उन्होंने अपनी लाइफ में काम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया होता, वो अपने परिवार के साथ कुछ और समय गुजार पाते। हम हमेशा फ्यूचर में जीने की सोचते हैं, पता नहीं हम फ्यूचर देख पाएंगे भी या नहीं। काम करना बुरा नहीं है, पर हमारे जीवन में दूसरे आयाम भी हैं, इसलिए लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में अगर सिंप्लिसिटी हो तो जीना आसान हो जाता है। कभी कभी जुटाने की होड़ में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि लाइफ कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। ऑथर अपने कई ऐसे पेशेंट के बारे में बताते हैं जिन्हें अपने डेथ बेड पर इस बात का गिल्ट होता है कि काश वो उनके पास इतना साहस होता कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते। ऑथर अपनी एक पेशेंट के बारे में बताती हैं कि वो 94 साल के थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ पैसा कमाने और अपने बच्चों को पैसे बचाने की तरकीब सिखाने में बिता दिए। अब इन चीज़ों का कोई मोल नहीं था। अब जल्दी ही वो मरने वाले थे और उनके बच्चे उनको अच्छे से जानते भी नहीं थे। उन्हें हमेशा इस बात का रिग्रेट रहता कि काश वो अपने बच्चों को बता पाते कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। ऑथर अपने एक और पेशेंट के बारे में बताती हैं जो 44 ईयर्स की थी और उन्हें पता था कि वो अपनी बीमारी की वजह से अब बच नहीं पाएंगी। वो एक बहुत ही अमीर घर की बेटी थी, पर वो अपनी एक सिंपल लाइफ जीना चाहती थी। अपनी लाइफ समाज सेवा करते हुए बिताना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ये सोचकर कि कभी उनके पेरेंट्स उनको समझेंगे। इसी बीच उनको एक आर्टिस्ट एडवर्ड से प्यार हो जाता है। उनके पेरेंट्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो एक वाइट कॉलर वर्कर को छोड़ के एक आर्टिस्ट से शादी करे। अंत में उन्हें एडवर्ड और पेरेंट्स में से किसी एक को चुनना पड़ता है। ऑथर एडवर्ड को चुनती हैं और इस बात का उन्हें कोई पछतावा नहीं था, पर वो अपनी माँ को बताना चाहती थी कि वो उनसे कितना प्यार करती हैं। वो उन्हें बहुत सारे लेटर्स भी लिखती हैं जो अभी भी उनके ड्रॉअर में पड़े थे, और इस लास्ट टाइम में उन्हें इस बात का रिग्रेट था कि काश वो अपनी माँ को बता पाती कि वो उनसे कितना प्यार करती थी। एलिजाबेथ ऑथर की एक पेशेंट थी जो अपने 40s में थी। वो अल्कोहलिक थी और अल्कोहल की वजह से उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो अब कभी ठीक नहीं हो सकती थी। एलिजाबेथ की फैमिली जब ऑथर को अप्रोच करती है तो वो उन्हें बताती है कि एलिजाबेथ को अपने डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उन्हें बस इतना पता है कि वो बीमार हैं। ऑथर जब एलिजाबेथ के कमरे में जाती हैं तो वो देखती हैं कि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। उन्हें छोटे से छोटे काम करने के लिए भी असिस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑथर उनको बहुत कंफर्टेबल फील कराती हैं, उनसे एक इमोशनल बॉन्ड बनाती हैं। उसके बाद एलिजाबेथ ऑथर को बताते हैं कि कोई मुझे बताता नहीं, पर मुझे पता है कि मेरा डेथ नज़दीक है और अब मुझे इस बात का रिग्रेट रहता है कि काश मैं अपने रियल फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में रह पाती। मेरे अभी जो फ्रेंड्स हैं वो बस मेरे ड्रिंक करने की हैबिट की वजह से हैं। अगर मैं ड्रिंक ना करूं तो उनसे जुड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। पर मेरे रियल फ्रेंड जो मुझे मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करते थे, वो कब का छूट गए पीछे। ऑथर जब उनकी इस विश के बारे में उनकी फैमिली को बताती हैं तो उनकी फैमिली उनके फ्रेंड से अप्रोच करती है और उनकी 2 फ्रेंड्स उनसे मिलने भी आते हैं। उस दिन एलिजाबेथ बहुत खुश होती हैं और वो ऑथर से कहती हैं कि तुम अपने रियल फ्रेंड्स को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो लोग हम जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करें वो बहुत कम होते हैं। 5वां रिग्रेट जो लोगों के मन में होता है वो ये होता है कि काश वो खुद को खुश रहने दिए होते। ऑथर अपनी एक पेशेंट लेनी के बारे में बताती हैं जो अपनी 80s में थी। ऑथर जब उनके कमरे में जाती हैं तो उन्हें वो बहुत कंट्रोल नज़र आती हैं, जैसे उन्होंने अपने इमोशंस को बांध कर रखा हो। ना वो कभी खुद खुल के हंसती, ना बात करती। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए लेनी के अंदर की दुनिया भी खुलने लगी। एक दिन लेनी ने ऑथर को बताया कि मैं खुश हो सकती थी, पर मैंने खुद को कभी खुश रहने नहीं दिया। मैंने खुद को परिवार और समाज के लिए एक फ्रेम में रखा, जैसे एक महिला को रखना चाहिए। मुझे हमेशा लगता था कि एक दिन सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर मैं खुश रहूँगी, फिर मैं खुद को चुनूँगी, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगी। पर वो एक दिन कभी नहीं आया और उन्हें अपने डेथ बेड पर रियलाइज़ होता है कि खुश रहना एक चॉइस है। उनके पास घर था, परिवार था, एक स्टेबल लाइफ था, फिर भी वो खुद को बंधनों में बांधती गईं। उन्होंने कभी खुद की खुशियों को नहीं चुना। डेथ का कोई टाइम टेबल या स्केड्यूल नहीं होता जो आपके सारे प्लान्स पूरे होने का इंतज़ार कर लें। हमारी एक ही लाइफ है और लाइफ कभी फ़ोटो की तरह नहीं होगी जिसमें सब स्माइल करते हुए होंगे। इसलिए खुद को चुनिए, खुद की खुशियों को चुनिए, ताकि आपके मन में कोई पछतावा ना रह जाए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।